तो आइए चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सांख्य दर्शन का विकासवाद। ठीक है, प्रकृति पुरुष का स्वरूप मैंने आप लोग को बता दिया है, उसकी विशेषता अंतर ये सारी चीजें बता दिया है, और इसका एक और था सत्कार्यवाद, वो भी मैंने बता दिया है। तो आज ये विकासवाद करेंगे और ये सांख्य दर्शन वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखिए, दो चीज बताया था आपको, याद होना चाहिए क्या कि सांख्य दर्शन एक अनिश्वरवादी दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। चूंकि ये मूल तत्वों के रूप में जड़, प्रकृति और चेतन पुरुष को मानता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वैतवादी दर्शन भी बोलते हैं। पुरुष की सत्ता को प्रकृति से अलग मानता है, जिसके कारण इसको वस्तुवादी दर्शन भी बोलता है। ठीक है, तो विकासवाद क्या है, प्रकृति और पुरुष, मैंने प्रकृति के अलग अलग गुण बताए थे, उसको आप एक बार पिछले वीडियो को और देखिएगा। पुरुष के अलग अलग गुण बताए थे। प्रकृति कैसा है, जड़ है, जड़ है, लेकिन उसका कैसा है, त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण है उसमें। प्रकृति में सत रज और तम तीनों गुण किसमें है, प्रकृति के गुण है, लेकिन वो कैसा है, जड़ है। लेकिन प्रकृति कैसी है, सक्रिय है, वो चल रहा है निरंतर। और चेतन पुरुष के बारे में क्या बताया, पुरुष कैसा है, चेतन है, और क्या है, त्रिगुणातीत, तीनों गुण उसमें नहीं है, है ना, के बिना, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों के बिना है कौन, पुरुष। और कैसा है, चेतन है, और कैसा है, निष्क्रिय भी है, कुछ नहीं करता है, पुरुष निष्क्रिय है। आत्मा अगर माने जाए, पुरुष को ही आत्मा कहा गया, आत्मा को ही पुरुष कहा गया, तो आत्मा कैसा है, निष्क्रिय है, उसमें कोई गुण नहीं है, ना सतगुण है, ना रजगुण है, ना तम गुण है। मतलब ना तो हर्ष उल्लास वाला गुण है, ना तो सुख दुख वाला गुण है, ना तो आलस्य निद्रा, कोई गुण नहीं है पुरुष में। सारे गुण किसके पास है, प्रकृति के पास है। बिल्कुल पुरुष जो है वो कैसा है, गुण से परे है। अब आप अपने आप को सोचकर इस पे देखिएगा, आप मान लो पुरुष है, पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, परम सत्ता, जिसको माना गया है सांख्य दर्शन में। इसको बहुत अच्छा चीज है, इसको समझते हुए पढ़ते हैं। देखिए, हम सबसे ऊपर है, हम किसी के अधीन नहीं है, हम किसी पर निर्भर नहीं है, यही बताना चाहता है सांख्य दर्शन। उसका कहना है कि हमारी जो आत्मा है, हम जो है, पुरुष जो है, वो बहुत ऊपर है इन सारी प्रकृति से। हमको सुख दुख आलस निद्रा किसी से कोई लेना देना नहीं, हम उससे बहुत ऊपर है, हमारी एक परम सत्ता है। हम निष्क्रिय, हमको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम चेतन है, चैतन्य है, हम सब चीज को जानते हैं, हमारे अंदर चेतना है, ये पुरुष के गुण है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हम सब जो हैं ईर्ष्या करते हैं, निद्रा आलस्य से घिरे हुए रहते हैं, हम सब हर्ष उल्लास, सुख में सुख होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। ये क्या ऐसा कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे क्या कारण बताया, सांख्य दर्शन ने कहा कि दो चीजें हैं, एक पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, चैतन्य है, निष्क्रिय है, कोई गुण नहीं है। लेकिन प्रकृति के पास तीनों गुण है, सत रज और तम। मैं बार बार इस वाक्य को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी में पूरा कॉन्सेप्ट है सांख्य दर्शन का, है ना। तो देखो क्या होता है, विकासवाद क्या है, चूंकि ये अनिश्वरवादी दर्शन है, मतलब ये सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है। तो सिंपल सी बात है कि सृष्टि या जगत का निर्माण नहीं हुआ है। क्या बोल रहा है ये, निर्माण नहीं हुआ है, अचानक किसी ने बैठा बनाया है, ऐसा नहीं है। क्या बोलता है, धीरे धीरे इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विकासवाद पड़ा। सांख्य दर्शन में इसको वैशेषिक दर्शन में इसको क्या बोलते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन में इसको सृष्टिवाद बोलते हैं। सेम यही नियम है, इसको हम लोग सृष्टिवाद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ईश्वरवादी दर्शन है, वो ईश्वर को सृष्टि का निर्माता मानता है, इसलिए इस सिद्धांत को सृष्टिवाद मान लेता है कौन, न्याय वैशेषिक। लेकिन सांख्य दर्शन क्या, ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो इसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा सिद्धांत को। तो इसने कहा कि जगत का विकास होता है, ना कि निर्माण होता है, इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोल देते हैं, विकासवाद बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखो कैसे विकास होता है। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से प्रकृति के गुणों की साम्य अवस्था में जो विकार उत्पन्न होता है उसे गुणक्षोभ कहते हैं। यहां एक लाइन है, गुणक्षोभ, ये टर्म है गुणक्षोभ। अब क्या होता है, कैसे विकास हो रहा है, देखिए, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, दोनों को अपने अपने गुण हैं। अब समझते हैं चीजों को। प्रकृति और पुरुष आपस में जब पास आते हैं, प्रकृति और पुरुष जब पास आते हैं, तो प्रकृति के जो तीन गुण रहते हैं, कौन कौन से गुण, सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये प्रकृति के गुण है। ये जब प्रकृति इस पुरुष के, जिसमें कोई गुण नहीं है, इसको ऐसे करते हैं, कोई गुण नहीं है, इसमें जब जाके प्रकृति में टकराया पुरुष, तो जो ये तीनों गुण थे ये पहले साम्य अवस्था में थे। साम्य अवस्था मतलब जिसको जिस अवस्था में होना चाहिए, साम्य अवस्था, संतुलित थे, एकदम बिल्कुल संतुलित थे। यानी याद रखना, तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं।
तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है वही प्रकृति है। और जब वो पुरुष से टकराएगा तो ये साम्य अवस्था क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। और ये साम्य अवस्था प्रकृति का जब भंग हो जाएगा तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे। विकार मतलब गड़बड़ हो जाएगा। जो साम्य अवस्था थी प्रकृति की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ हो जाने के इसी को क्या बोलते हैं, गुण क्षोभ, यानी गुणों में विकार उत्पन्न होना। सदगुण, रजगुण, तम गुण, जो प्रकृति के 3 गुण है उसमें विकार उत्पन्न होना किसकी वजह से, पुरुष की वजह से विकार उत्पन्न हो गया, उसी को गुण क्षोभ कहते हैं। और इसी से विकास प्रारंभ होता है। जगत का विकास इसी से प्रारंभ होता है। पहले पुरुष और प्रकृति के टकराने से तीनों गुणों में जो साम्य अवस्था में बदलाव आएगा, उसी से जगत का विकास होगा। तो जब सबसे पहले जब टकराता है तो कहते हैं कि सबसे, सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है क्या, महत। क्या उत्पन्न होता है, महत। मैं ये लाइन को मिटा रहा हूं। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से, प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से प्रकृति के गुणों की साम्य अवस्था में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुण क्षोभ कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, महत। महत को ही क्या बोलते हैं, बुद्धि। महत को ही क्या बोलते हैं, बुद्धि। तो सबसे पहले हमारे उसमें कौन आता है, बुद्धि। सबसे पहले प्रकृति और पुरुष जब टकराता है तो सबसे पहले किसका जन्म होता है, महत या बुद्धि का जन्म होता है। चूंकि ये किससे जन्म है, प्रकृति से जन्म है। और प्रकृति कैसा है, जड़ है, कोई चेतना, अचेतन है। प्रकृति कैसा है, जड़ है, अचेतन है। और प्रकृति से जन्म लेने के कारण बुद्धि भी कैसा होता है, अचेतन प्रतीत। कैसा होता है, अचेतन। मतलब हमारा जो बुद्धि रहा जब शरीर में जन्मे तो हमारे बुद्धि अचेतन है, जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है, उसको कोई सुख दुख किसी चीज का आभास नहीं, वो अचेतन है, अचेतन प्रकृति है, अचेतन बुद्धि है हमारी। तो जब वो बुद्धि, महत जो बुद्धि हुआ, चूंकि बुद्धि का जन्म प्रकृति से हुआ, इसीलिए कैसा रहता है, वो अचेतन होता है, बुद्धि भी अचेतन होता है। लेकिन हमारा जो पुरुष है, पुरुष जो चैतन्य पुरुष है, जब प्रकृति के और इस बुद्धि जो जड़ बुद्धि है जिसमें कोई चेतना नहीं है, उस बुद्धि के करीब में जब हमारा चैतन्य पुरुष आता है तो हमारे पुरुष की जो चेतना है उसका जो प्रतिबिंब है वो किस में पड़ता है, बुद्धि में पड़ता है। क्लियर, एक बार और समझा रहा हूं। प्रकृति से सबसे पहला चीज बना क्या, महत या बुद्धि, महत या बुद्धि। और इस बुद्धि के पास में कौन आएगा, चेतन पुरुष। चेतन पुरुष है। बुद्धि कैसा है, जड़ है, अचेतन है। ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो ये चेतन का पुरुष का जो ये प्रतिबिंब है, ये किस पर पड़ेगा, इस बुद्धि पर पड़ेगा। और इस बुद्धि पर इसका प्रतिबिंब पड़ने के कारण ये जो जड़ अचेतन बुद्धि था वो चेतनवत प्रतीत होता है, केवल आभास चेतनवत प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि बुद्धि में चेतना है, लेकिन बुद्धि में चेतना किसकी वजह से, इस पुरुष, इस आत्मा के संपर्क में आने के कारण ये बुद्धि में कैसा हो रहा है, इसका केवल प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन। बुद्धि अपने आप में जड़ चेतन है, लेकिन पुरुष की आत्मा के संपर्क में आने से, इसके चैतन्य के संपर्क में आने से बुद्धि भी कैसा प्रतीत होने लगता है, चैतन्य प्रतीत होने लगता है। समझ में आया, पहला चीज क्या बना, बुद्धि। बुद्धि किसके संपर्क में आया, जो कैसा था, प्रकृति से निकलने के कारण जड़ था, अचेतन था। और पुरुष के संपर्क में आया, चूंकि पुरुष कैसा है, चेतना इसका गुण है, जिसके कारण क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब किस पर पड़ा, इस बुद्धि पर पड़ा। अब देखो, बुद्धि ये किससे निकला, प्रकृति। प्रकृति में तीनों गुण है, सत, रज और तम। तो किसकी प्रधानता होती है बुद्धि पर, बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता होती है। बुद्धि में किसकी प्रधानता होती है, सतोगुण। 3 गुण है, सत, रज, तम। तो सतोगुण की प्रधानता होने के कारण चैतन्य पुरुष इसके पास आने लगता है और इसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है, इसमें पड़ने लगता है। तो ये सतोगुण की क्या वो है विशेषता, हंसना, खेलना, अध्ययन, अध्यापन, यही सब है। तो जितना सारा चीज रहता है ये बुद्धि सीख जाता है किसका, इस पुरुष का। और ये प्रतिबिंब जो है, चेतना जो है, बुद्धि अपने में आभास करने लगता है, प्रतिबिंब। इसलिए हमको लगता है, हम लोग सोचते हैं हमारा बुद्धि काम कर रहा है, हमारा बुद्धि बिल्कुल जड़ है। हमारी आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो हमारी बुद्धि पर पड़ रहा है, और आत्मा के प्रतिबिंब से बुद्धि पर पड़ने पर कारण बुद्धि काम कर रहा है। वरना बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है, जीरो है, कुछ भी नहीं है बुद्धि में। हमारे आत्मा का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन, केवल प्रतिबिंब पड़ रहा है। असली मेन चीज जो है, जो भी चीज, वो कहां पर है, हमारी आत्मा में है, बुद्धि में नहीं है। लेकिन वो क्या है, प्रतिबिंब के कारण बुद्धि पे हो रहा है, ऐसा लगता है। तो पहला लाइन ये लिखेंगे, विकासवाद के क्रम में जब प्रकृति और पुरुष आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, जड़ बुद्धि जो होती है वो चेतनवत प्रतीत होने लगती है पुरुष के संपर्क में आने के कारण। क्लियर। और जैसे ही बुद्धि अपने आप को चैतन्य महसूस करने लगती है, जब बुद्धि अपने आप को चैतन्य महसूस करने लगती है तो बुद्धि क्या करेगा, बुद्धि जब चेतन प्रतीत होने लगेगा, तो ये तो त्रिगुणात्मक था,
इसमें तीनों गुण थे, इसमें कोई गुण नहीं थे। लेकिन जब ये अपने आप को चैतन्य प्रतीत होने लगेगा, इसका प्रतिबिंब इस पर पड़ने लगेगा और ये अपने आप को चेतन सोचने लगेगा, तब ये अपने आप में आभास करेगा कि मुझ में क्या है, तीनों गुण। तो ये गुण किस में चले जाएगा, इस पुरुष में। इसमें चले जाएगा पुरुष में, इसका प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा और इसका इसमें चले जाएगा। कौन, तीनों गुण। कौन कौन से, सत, रज और तुम। जबकि ये कैसा है, त्रिगुणातीत है, इसमें कोई गुण नहीं है। फिर भी जब इसका प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा तो इसका भी प्रतिबिंब इसमें पड़ता है और पुरुष अपने आप को कैसा महसूस करने लगता है, सत, रज और तम तीनों गुणों में से प्रभावित होने लगता है और उसको लगता है कि वही ज्ञाता है, वही भोगता है और वही करता है। कौन, पुरुष। इसका प्रतिबिंब इसमें पड़ा, इसमें चेतना चले गया, चेतना, और इसका जो त्रिगुण था वो इसमें आ गया, किसमें, पुरुष में। तो ये सोचता है बुद्धि, बुद्धि हमको लगता है कि बुद्धि कैसा है, चेतना है, और जिसकी वजह से पुरुष अपने आप को क्या करता है, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता के रूप में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। यानी वो सोचता है कि मेरे को आलस्य आ रहा है, मेरे को खुशी हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, ऐसा पुरुष सोचने लग जाता है। तीनों गुण किसके कारण, प्रकृति के संपर्क में। प्रकृति ने अपने तीनों गुण इसको दे दिया है, रियल में नहीं दिया है, इसी के पास है, लेकिन ये ऐसा महसूस करता है। और ये कैसा है, जड़ है, अचेतन है, लेकिन बुद्धि कैसा, चेतन प्रतीत होता है, पुरुष। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यही जब प्रकृति और पुरुष एक दूसरे की साम्यावस्था को प्रभावित करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, गुणछोप। और इसी विकार से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, कैसे लिखेंगे, प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो गुणों में, प्रकृति के गुणों में जो साम्यावस्था में जो विकार उत्पन्न हुआ, उसी को गुणछोप कहते हैं। इस विकार के क्रम में सबसे पहले किसका जन्म होता है, महत का। महत यानी बुद्धि। बुद्धि चूंकि प्रकृति से निकला है, इसलिए कैसा है, जड़ है, अचेतन है। लेकिन यह, इसमें किसकी प्रधानता है, सतोगुण की प्रधानता है। इसीलिए चैतन्य पुरुष के जब करीब आता है तो बुद्धि अपने आप को चैतन्य महसूस करने लगता है, पुरुष के संपर्क में आने के कारण। पुरुष से प्रतिबिंबित होकर अपने आप को चैतन्य महसूस करता है बुद्धि, और पुरुष अपने आप को तीनों त्रिगुणात्मक महसूस करता है, सत, रज और तम में लीन महसूस करता है पुरुष। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है अहंकार। बुद्धि हमारे पास सबसे पहले आया बोलता है, उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, अहंकार। बुद्धि से किसका जन्म हुआ है, अहंकार का जन्म बुद्धि से हुआ है। अहंकार तीन प्रकार का, अहंकार मतलब मैं और मेरा, इसी का ज्ञान अहंकार है। हर चीज में ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं महान हूं, मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा, ये सब क्या है, अहंकार है। तो बुद्धि से ही किसका जन्म हुआ, सेकंड, अहंकार। अहंकार तीन प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तीन प्रकार के अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीन प्रकार के अहंकार होते हैं। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां निकली हैं। 11 इंद्रियां हमारे किससे निकली है, सात्विक अहंकार से। कौन कौन से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन से, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। क्लियर, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं लिख देता हूं जी, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 क्या है, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं इसको, ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिया। इसी से हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना। कोई भी चीज का ज्ञान किससे प्राप्त हो, ये 5 प्रकार की इंद्रियों से प्राप्त होता है। और क्या, 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां भी इसी से, किससे, सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का जन्म हुआ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, कुल टोटल कितने हो गए, 5 + 10 और 1 11। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन से है, वाक। वाक मतलब जो हम लोग बोलते हैं, मुंह, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। वाक, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं। और एक होता है कौन सा, एक होता है, यहां लिख रहा हूं, मन। एक होता है मन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इंद्रिया किससे निकली, सात्विक अहंकार से। दूसरा अहंकार कौन सा है, दूसरा अहंकार है तामसिक अहंकार। 3 है, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। क्लियर है। तो दूसरा अहंकार है तामसिक। ये 11 इंद्रिय किससे निकली, सात्विक अहंकार से निकली। और तामसिक अहंकार से कौन कौन सा निकलता है, यहां लिखता हूं, बुद्धि। बुद्धि के बाद क्या है, अहंकार। अहंकार को 3 भाग में बांटे, कौन कौन सा, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो यहां पर 3, सात्विक से कितने, 11 इंद्रियां निकली, और तामसिक से 5 विषय,
पंच विषय या पंच तन्मात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच तन्मात्र। यहां लिख रहा हूं पंच तन्मात्र। ये निकला किससे? तामसिक, तामसिक अहंकार से निकला 5 तन्मात्र। कौन कौन से 5 तन्मात्र? आंख से क्या देख, आंख से किसी चीज का पता चलता है? रूप का पता चलता है। यही याद रखना, ये आंख से क्या देखते हैं? किसी का रूप देखते हैं। कान से क्या होता है? शब्द सुनते हैं। नाक से गंध लेते हैं। त्वचा से स्पर्श त्वचा से स्पर्श। और एक कौन सा बच गया जी? आंख, नाक, कान, और एक हो गया रस। रस, जीभ से क्या? रस किसी चीज का। क्लियर है? कौन कौन से? रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस। ये क्या है? 5 तन्मात्र है। ये है तामसिक अहंकार। और राजसिक अहंकार से कुछ नहीं निकलता। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 11 इंद्रिय, महत, अहंकार 1 2, महत या बुद्धि एक ही है ना, 1 2, दूसरा नंबर अहंकार, फिर 11 इंद्रिय इसी से निकले। तो 11 और 2 कितना हो गया? 11 2 13। 13 और यहाँ पर कितने निकले? 5 तन्मात्र। 13 5 कितने हो गए? 13 5 हो गए 18। 18 के बाद होगा पंच महाभूत। इससे बात बना क्या? पंच महाभूत। पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। ये शरीर का संघटक है, पूरा चीज हमारे शरीर का संघटक है। बुद्धि आया, अहंकार आया, 11 इंद्रिया आएंगी, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन आएगा। फिर पंच तन मात्र आएगा, उसी को पंच विषय भी बोलते हैं। रूप रस गंध स्पर्श स्वाद। और पंच महाभूत, पंच महाभूत में 5 चीज। कौन सा? अग्नि, भूजल, गगन, समीरा, पंच अधम या अधम, पंच रचित या अधम शरीरा बोलते हैं। तो अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये क्या है? पंच महाभूत है। तो कितने हो गए? पहले 1 2 2 और 11 13, 13 5 18, 18 5 18 5 23 है ना। और 2 और बचा प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष को देंगे। टोटल कितने? 25 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 25। संख्या के आधार पर, शरीर के संगठन को संख्या के आधार पर माना गया है। 25 चीजों से मिलकर बना है, माना गया है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन बोलते हैं, एक नाम। क्लियर है? तो 25 कौन कौन से? बुद्धि, अहंकार, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन। टोटल हो गया 13। 5 तन्मात्र 18, 5 महाभूत कितना हो गए? 23 और 2 प्रकृति और पुरुष। टोटल हो गया 25। इस प्रकार से पूरे जगत का निर्माण हुआ है, एक उद्देश्य से हुआ है, धीरे 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 करके हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विकासवाद बोलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखे, उसको देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड में। प्रकृति से जगत का विकास मानने के कारण सांख्य दर्शन के जगत संबंधी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? विकासवाद बोलते हैं। प्रकृति से जगत का विकास मानने के कारण, प्रकृति से जगत का विकास मानने के कारण सांख्य दर्शन के जगत संबंधी विचार, जगत संबंधी विचार मतलब तत्वमीमांसी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? तत्वमीमांसी सिद्धांत। उसको क्या बोलते हैं? विकासवाद कहते हैं। न्याय वैशेषिक में इसको सृष्टिवाद कहा गया है। बताया था न्याय वैशेषिक कैसा दर्शन? ईश्वरवादी दर्शन, इसलिए वहां क्या कहा गया था? इसको सृष्टिवाद कहा गया है। क्योंकि सांख्य ईश्वरवादी, इसलिए यहाँ क्या कहा गया? विकासवाद माना गया। सांख्य दर्शन प्रकृति रूपी मूल उपादान के आधार पर अपनी सत्कार्यवादी रूप जगत के विकास की व्याख्या करते हैं, इसलिए प्रधान कारणवाद भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन प्रकृति रूपी मूल उपादान कारण, प्रकृति से ही पूरे जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको उपादान कारण के आधार पर अपनी सत्कार्यवादी अवधारणा, पहले से कारण में विद्यमान था, ऐसी अवधारणा के अनुरूप जगत के विकास की व्याख्या करता है, इसलिए इसे प्रधान कारणवाद भी कहा जाता है। इसको प्रधान कारणवादी बोलते हैं। प्रधान मतलब प्रकृति होता है ना, उसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। कारणवाद, प्रकृति कारणवाद भी कहा जाता है। क्लियर? तीनों गुण सत रज तम की साम्य अवस्थायी प्रकृति है। प्रकृति में 3 गुण है, सत रज और तम त्रिगुणात्मक है। इसकी साम्य अवस्थायी क्या कहलाता है? प्रकृति है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, इसकी साम्य अवस्था निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए प्रकृति को स्वतः परिमाणिनी कहा गया है। परिमाण, स्वतः परिमाण, अपने हिसाब से परिमाण में, अपने हिसाब से धारण करना, अपने हिसाब से आकार धारण करना, स्वतः परिमाणिनी कहा गया है। क्लियर? यह अव्यक्त अवस्था की स्थिति है, इसमें कोई विकास नहीं होता। जब तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, यही प्रकृति है। धीरे धीरे समय परिवर्तन होता रहता है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह अव्यक्त अवस्था, इसी को कारण बोलते हैं। अभी व्यक्त नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, कारण अभी अव्यक्त अवस्था में है। तो जब वो निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्य बन जाएगा। तो ये अवस्था क्या होती है? जिसमें साम्य अवस्था में कोई कार्य, कोई विकास नहीं हो रहा है। जब पुरुष आएगा उसके बाद साम्य अवस्था भंग होगी और क्या हो जाएगा? जगत का निर्माण होगा। तो प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति और पुरुष साम्य अवस्था, देखो लिखा है यहाँ पर, मैं लिख दिया हूँ,
प्रकृति और पुरुष मिलेंगे, साम्य अवस्था क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। भंग होने से क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। और जो विरूप परिमाण की स्थिति जो है, विरूप मतलब एकदम एग्जैक्ट कितना होना चाहिए ये नहीं था पहले, कोई साम्य अवस्था में था लेकिन निरंतर परिवर्तन होते रहता था, स्वतः परिवर्तन था, अपने हिसाब से सब चीज चल रहा था। तो ये विरूप परिमाण की जो स्थिति थी, विरूप मतलब अपने हिसाब से परिमाण धारण करने वाली जो स्थिति थी, उसमें प्रत्येक गुण क्या होता था, एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना चाहता है। प्रकृति पुरुष का जब गुण होते हैं सत्र स्तंभ, ये आपस में रहते हैं साम्य अवस्था में, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जब प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो ये तीनों गुण एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य जमाना चाहता है। क्या करना चाहता है, आधिपत्य जमाना चाहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। सतगुण, रजगुण और तम तीनों एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के कारण कुछ संयोजन होता है, कुछ पृथक्करण होता है, कुछ संयोजन होता है, कुछ चीजें जुड़ती है, कुछ चीजें अलग होती है। तो यही पृथक्करण एवं संयोजन का जब अनुपातिक संयोग से नाना प्रकार के विषय बने हैं उत्पन्न होता है। यह विकास प्रयोजनपूर्ण है, यांत्रिक नहीं है। यही बोलते हैं कि जब गुण जो है वो धीरे धीरे जब उसकी साम्य अवस्था भंग होती है, तो साम्य अवस्था जब भंग हो जाएगा तो प्रत्येक गुण एक दूसरे पर क्या करेंगे, आधिपत्य जमाएंगे। आधिपत्य जमाने के चक्कर में क्या होगा, पृथक्करण संयोजन होगा, किसका, गुणों का। और गुणों के इसी पृथक्करण संयोजन से और विभिन्न प्रकार के अनुपातिक जब संयोग होंगे, अलग अलग संयोग जब होंगे, अलग अलग अनुपात में जब तीनों गुण मिलेंगे तो विभिन्न प्रकार के विषय उत्पन्न होंगे, विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, विषय उत्पन्न होंगे। यह विकास कैसा है, प्रयोजनपूर्ण है, एक उद्देश्य से बढ़ रहा है, ऐसा सांख्य दर्शन बोलता है। पहले से सोचा हुआ है, प्रयोजनपूर्ण है, ये यांत्रिक नहीं, ऑटोमेटिक ऐसा नहीं हो रहा है। मैकेनिकल ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही, मैकेनिकल ढंग से हो रही, यांत्रिक ढंग से ऐसा नहीं है। ये क्या है, सोचा हुआ, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, ऐसा बोलता है सांख्य दर्शन। प्रकृति ज्ञात होने के लिए पुरुष की अपेक्षा एवं पुरुष के मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति की सहायता लेते हैं। प्रकृति जब पुरुष रहेगा नहीं तो प्रकृति को कौन जानेगा, प्रकृति को कोई वैल्यू है क्या? जब तक हम नहीं है तो गाड़ी का कोई वैल्यू है, उसको चलाने वाले का वैल्यू नहीं है। तो जब तक किसी सामान का वैल्यू तब तक है जब तक उसका उपयोग करने वाला कोई हो। तो वैसे प्रकृति का उपयोग करने वाला कौन है, पुरुष है। तो पुरुष और प्रकृति अपने ज्ञात होने के लिए किस पर निर्भर है, प्रकृति ज्ञात होने के लिए किस पर निर्भर है, पुरुष के ऊपर। पुरुष है तभी तो प्रकृति का कोई वैल्यू है। उसी प्रकार पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति की सहायता लेते। अब पुरुष क्या करना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो प्रकृति का साधन लेगा, प्रकृति में बैठ के योग करेगा, तपस्या करेगा, ये सारी चीजें। तो उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए किसकी सहायता लेना पड़ती है, प्रकृति को। और प्रकृति ज्ञात होने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर है, पुरुष पर निर्भर है। विकास का आरंभ प्रकृति से और अंत पंच महाभूतों में होता है। इस पूरा विकासवाद का विकास का आरंभ कहाँ से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। फिर अहंकार वहंकार सारा चीज हुआ और अंत में कहाँ मिलता है, पंच महाभूत जला देते हैं, उसी में समा जाता है। अग्नि जल नभ गगन समीर, इसी में क्या हो जाता है इसको। तो प्रकृति का शुरुआत प्रकृति से होता है और अंत कहाँ होता है, पंचभूतों में होता है। अतः विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। अर्थात हम कहाँ से निकले, बड़ा सा प्रकृति से निकले और कहाँ जाके समाये, छोटे सी पंच महाभूत में जाकर समाये, है ना। प्रकृति से निकले और पंच महाभूत में। तो इसका विकास कैसे हो रहा है, बड़े से छोटे की ओर विकास हो रहा है। ये बोला है कौन, विकास लंबवत न होकर चक्रीय होता है। विकास ऐसे लंबवत नहीं हो रहा है, एक के बाद ऐसा बढ़ा है, ऐसा नहीं, चक्रीय हो रहा है। कैसे चक्रीय हो रहा है, प्रकृति से किसका आविर्भाव हुआ, जगत का, और जगत फिर तिरोभाव के किसमें मिल जाता है, प्रकृति में मिल जाता है। तो ये चक्र चलते रहता है, ये आविर्भाव और ये तिरोभाव, समझ गया ना, छुपा हुआ का निकलना। प्रकृति से जगत आविर्भाव हुआ, जगत जब तिरोभाव फिर से छुपा तो फिर प्रकृति बन गया। इस प्रकार ये चक्रीय होते रहता है। तो ये है विकासवाद का सिद्धांत। इसको वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, ज्यादा 15-20 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को भले आप टाइम लगाए, 1 घंटा का टाइम लगा ले, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखने से पूरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, ठीक है। फिर कल मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।